नमस्कार दोस्तों, मैं रानी अनिमा शर्मा हिंदी व रानी मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज का सेशन आदिकाल लेकर आई हूँ, जो हमारे हिंदी साहित्य का प्रथम काल माना जाता है और इसका कई नाम कई विद्वान द्वारा लेखकों द्वारा दिया गया। तो आइए हम जानते हैं आदिकाल के बारे में। हिंदी साहित्य का वह कालखंड है जो हिंदी के प्रारंभिक विकास और रचनात्मकता का आधार है। यह समय था जब हिंदी भाषा का शैशव काल था और हिंदी और साहित्य में धार्मिकता, वीरता, भक्ति और लोक भावना की गहरी झलक देखने को मिलती है। जो आदिकाल है उस समय शुरुआती दौर था वीरता, धार्मिकता, भक्ति और लोक भावना की गहरी झलक को दिखाने के लिए उसमें शुरू ही हुआ था कवियों द्वारा कवि लिखने के लिए। तो आइए इस काल का समय सीमा विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या क्या बताई गई है, आइए हम जानते हैं। तो विद्वानों श्री रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1050 से 1375 ईस्वी माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1000 से 1400 ईस्वी माना गया है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1000 से 1350 ईस्वी तक माना गया है। इसका नामकरण आदिकाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वीरों की गाथाओं की रचना हुई थी। वीर गाथा काल में ज़्यादातर वीरों पर ही कविता बनते थे, जिसे हम गद्य नहीं पद बोलते हैं। जो पोयम होता है या कविता को हम पद बोलते हैं। पद ज़्यादा लिखा जाता था वीरों पर। कुछ विद्वान इसे चारण काल भी कहते थे क्योंकि कवि दरबारी चारण थे जो राजाओं की बहादुरी का बखान। उस समय जितने भी राजा थे उनके दरबार में एक एक कवि रहते थे जो अपने राजाओं के बहादुरी का बखान करते थे, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते थे। बस जो राजा थे उनके विशेषता, बहादुरी और वीरता का प्रमाण देते थे अपनी कविताओं में। इसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ है वीर गाथा परंपरा। रचनाएं शौर्य और पराक्रम से भरपूर थी। राजपूत नायकों की वीरता, युद्ध और त्याग का वर्णन किया गया। इसमें जो रचना थी उसमें शौर्य और पराक्रम, वीरता और धार्मिकता इन्हीं सब से भरा हुआ था। और जो राजपूत नायक थे, राजा महाराजा थे, उनकी वीरता, युद्ध और त्याग का वर्णन किया गया। धार्मिकता और भक्ति की भावना, विशेष रूप से नागपंथी और सिद्ध संप्रदायों की रचनाएं प्रचलित थी। इसमें हम उस समय जो लिखा जाता था कविता, उसमें लेखकों द्वारा ज़्यादा भक्ति थी। वीरता के बाद भक्ति आता है, तो भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर उन्हीं के बारे में लिखा जाता था। नागपंथ सिद्ध संप्रदायों की रचना करते थे। एवं भाषाएं थी ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और देशज थी। मुख्य कवि एवं काव्य, तो चंद्रबरदाई जो कवि थे वो पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखे थे, जिसकी विशेषता हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ, पहला प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो का। रासो जो है चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। नाथपंथ संत गोरखनाथ, उन्होंने दोहे लिखे, योग, दर्शन, नीति और सिद्ध संत सरहापा लुइपा साखिया लिखते थे और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा करते थे, बौद्ध धर्म और ध्यान के बारे में। इनकी भाषा शैली मिश्रित होती थी। ब्रज, खड़ी बोली और देश तीनों को मिलाकर लिखते थे। काव्य शैली प्रबंध काव्य, वीर रस, अलंकृत भाषा होती थी। इनकी काव्य शैली जो थी
प्रबंध काव्य होती थी, वीर रस भरी हुई होती थी। अलंकृत काव्य यानी श्रृंगार किया हुआ रहता था, जिसमें छंद होता था, छप्पय, दोहा, रूपक, सोरठा, इसी के अनुसार लिखा जाता था। महत्वपूर्ण बिंदु हम जानते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रमुख रचना है। आदिकाल के विषय में वीरता, देशभक्ति और भक्ति प्रमुख भाव है। भाषा अभी पूर्णतः प्रकृष्ट नहीं थी, परंतु जन भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो उस समय जो लिखा जाता था उसका कोई निर्धारित भाषा नहीं था, किसी भी भाषा में लिखा जाता था। उस समय जो कविताएं होती थी देशभक्ति से ओतप्रोत होती थी, वीरता से ओतप्रोत होती थी। राजाओं की वीरता बहादुरी से कहानियाँ भरी हुई होती थी। तो इसी के ये जो हमारा है आदिकाल का जो समरी है ये मैं समाप्त करती हूँ। आपके लिए मैं 50 MCQ लाई हूँ। आइए हम देखते हैं क्या है 50 MCQ। तो हम आज आगे हम 50 MCQ करेंगे, जो हम स्टार्ट करते हैं, शुरू से करते हैं, स्टार्ट 1 से आप लोग के लिए। तो ये रहा हमारा 50 महत्वपूर्ण MCQ आदिकाल के लिए। तो आइए हम करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल कौन सा है? भक्ति काल, रीति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो ये आदिकाल होगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्र बरदाई है। आदिकाल का प्रमुख रस क्या है? तो वीर रस है। चंद्र बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। परमाल रासो के लेखक कौन थे? तो जैनक थे परमाल रासो के लेखक। आदिकाल में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आदिकाल में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश थी। हमीर रासो किस विषय पर है? तो हमीर रासो वीरता पर है। आदिकाल का विषय किस शैली में रचा गया? आदिकाल का विषय प्रबंध काव्य में रचा गया है। वीरगाथा काल नाम किसने दिया? तो वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने दिया। बीसल देव रासो के लेखक कौन थे? तो नरपति नाल्ह थे। तो 11 से 50 तक यहाँ क्वेश्चन है। तो आइए हम करते हैं। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस शैली में लिखा है? तो पद शैली में लिखा है पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने। तो आदिकाल साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वीरता की प्रेरणा देना। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रमुख उद्देश्य वीरता की प्रेरणा देना था। वीर रस की प्रधानता किस काल में अधिक मिलती है? तो वीर रस की प्रधानता आदिकाल में अधिक मिलती है। नरपति नाल किस रचना के रचयिता हैं? नरपति नाल बीसल देव रासो के रचयिता हैं। जैनिक किस भाषा में रचना करते थे? तो जैनिक संस्कृत भाषा में रचना करते थे। पृथ्वीराज रासो किस शैली में रचित ग्रंथ है? तो महाकाव्य में है। महाकाव्य लिखा गया है इनके बारे में। चंद्र बरदाई ने लिखे है ना। तो आदिकाल साहित्य को किसने वीरगाथा काल कहा? तो वीरगाथा काल आदिकाल साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चंद्र बरदाई की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? चंद्र बरदाई की प्रमुख रचनाओं का विषय वीरता है। हमीर रासो में किस राजा का वर्णन किया है? तो हमीर देव राजा का वर्णन किया है। किस रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्साह। आलोचक नामकरण साहित्य के दृष्टिकोण से क्वेश्चन हम करते हैं। आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल आचार्य रामचंद्र वर्मा ने दिया। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया।
वीर काव्य युग का नाम किसने दिया? तो श्याम सुंदर दास ने दिया। रासो काव्य किस काल में प्रचलित था? तो रासो काल आदि काल में प्रचलित था। रासो काव्य का तात्पर्य क्या था? रसयुक्त गाथा। आदिकालीन कवियों की रचनाएं किसके संरक्षण में थी? तो आदिकाल कवियों की रचनाएं जो थी राजाओं के संरक्षण में किया जाता था। वीर गाथा काल का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11वीं शताब्दी से माना जाता है। आदिकालीन साहित्य किस रस में समृद्ध है? तो आदिकालीन साहित्य वीर रस में समृद्ध है। चंद्रबरदाई किस वंश के कवि थे? तो चंद्रबरदाई चौहान वंश के कवि थे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर किसने प्रश्न उठाए? तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आवाज़ उठाए। तो 31 से 40 साहित्य विधाएं और सामाजिक पृष्ठभूमि पर क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का साहित्य मुख्यतः किस विधा में है? तो आदिकाल का साहित्य मुख्यतः है प्रबंध काव्य में। आदिकाल के कवियों की प्रेरणा कौन थे? तो योद्धा और राजा थे। रासो काव्य की भाषा किसके समीप थी? तो रासो काल की भाषा राजस्थान के समीप थी, जो राजस्थानी बोलते थे। विसल देव किस राज्य के संस्थापक थे? अजमेर के थे। हमीर देव किस क्षेत्र के राजा थे? रणथंभौर के थे। रासो ग्रंथ की एक विशेषता क्या थी? केवल पद लिखना। रासो ग्रंथ में केवल पद लिखा जाता था। वीर गाथा काल के लिए साहित्य में किस भाव का अभाव है? तो भक्ति का है। वीर गाथा काल में साहित्य में भक्ति का अभाव है। वीर गाथा किसे कहते हैं? तो वीरों की गाथा वीर गाथा कहते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितनी भाषाओं का मिश्रण है? तो 3 भाषाओं का मिश्रण है, संस्कृत, अपभ्रंश और ब्रज आदि। आदिकाल का साहित्य कैसा माना जाता है? तो ऐतिहासिक आधार पर माना जाता है। तो आइए हम 41 से 50 आधुनिक दृष्टिकोण शिक्षण उपयोगिता के तहत क्वेश्चन करते हैं। आदिकाल के साहित्य की ऐतिहासिकता कैसी है? तो संदिग्ध है। किस रचना को वीर गाथा काल का आदर्श ग्रंथ माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। विसल देव रासो में किस राजा के ग्रंथ है? तो विसल देव। आदिकाल का साहित्य किसके लिए लिखा गया था? तो राजाओं और वीरों की प्रशंसा हेतु लिखा गया था। किस भाषा में आदिकाल का साहित्य अधिकतर मिलता है? तो डिंगल में मिलता है। रासो शैली में कौन से छंद प्रमुख थे? तो 56 छंद प्रमुख थे रासो शैली में। पृथ्वीराज रासो किस भाषा का आदि काव्य माना जाता है? तो डिंगल भाषा में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की वीरता के साथ किसका वर्णन किया है? तो संयोगिता का वर्णन किया है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का संबंध कैसा था? तो कवि और दाता का था। चंद्रबरदाई ने किस शिल्प में रचना की है? तो चंद्रबरदाई ने वीर गाथा काव्य शिल्प की रचना की है। तो ये रहा हमारे 50 क्वेश्चन हमने आपको करवाए। और आदिकाल के बारे में हम और क्वेश्चन या इसके ऊपर समरी लाएंगे। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।